वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स के मॉक टेस्ट की एक नई सीरीज़। दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर आपको 50 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और एक मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों 25 क्वेश्चन है। तो अपन टोटल क्वेश्चनों की संख्या देखते हैं दोस्तों। 50 मॉक टेस्ट के अंदर हमारे 1250 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। इनकी PDF भी आपको बाद में एक साथ मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो इन मॉक टेस्ट की एक विशेषता है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं दोस्तों वह पीएमटी या किसी पीएमटी से संबंधित अन्य किसी एग्जामों में ज़रूर पीछे हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एनडीए एवं एयरफोर्स से जो नेवी की एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों ये जो हमारी इन मॉक टेस्ट की जो सीरीज स्टार्ट की है इसका एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका नहीं छूटना चाहिए। जो हमारे लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, आपको एग्ज़ाम से पहले सभी 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और दोस्तों इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हमारे इन मॉक टेस्ट का फ़ायदा दोस्तों और भी अन्य स्टूडेंट को मिल सके। दोस्तों इससे अगले जो वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर पर हम मॉक टेस्ट 2 करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से अपन रेगुलर 50 मॉक टेस्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर के पहले नंबर के क्वेश्चन की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब किसी धातु पर अक्स किरणें आपतित होती हैं तो यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई धातु की सतह है उस पर यदि एक्स किरणों को आपतित कराया जाता है तो यह इस पर बल लगाती हैं, इसको ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं या इस पर दाब स्थानांतरित करती हैं। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी एक्स किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो हम जानते हैं इसके अंदर यानी फोटोन पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो हमारे डी ब्रोगली वैज्ञानिक हैं उसके अंदर जो इन फोटोनों का जो संवेग होगा P इज इक्वल टू वो तो हमारा H/में लैम्डा होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे ही ये जो किरणें होंगी यानी सतह पर यानी धातु पर आपतित होंगी तो आपतित होने के बाद इसका जो संवेग हो यानी कि मोमेंटम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले इसका मोमेंटम ये था और उसके बाद में जीरो होगा, यानी कि दोस्तों इसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। और हम जानते हैं जो हमारा फोर्स होता है वो इज इक्वल टू होता है dp/dt होता है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि दोस्तों इसकी एक्स किरणों के जो फोटोन है उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित है कि यह इसके यानी धातु की सतह पर क्या करेंगे, बल लगाती हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसे ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। दोस्तों हम जानते हैं इस पर आपतित होने से पहले जो एक्स किरणें के जो फोटोन है यानी दोस्तों वह मोशन में है, इनकी गति करते हुए आ रहे हैं। जैसे यह इस पर आपतित होती हैं तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो इसकी स्थानांतरित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि यानी कि जो फोटोन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो हमारी सतह है उसको यानी धातु को स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका बी वाला भी राइट हो जाएगा, यानी ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है दाब स्थानांतरित करती हैं। दोस्तों हमें पता चल गया कि जो अक्स किरणें होती हैं वो इस पर फोर्स लगाती हैं यदि आपतित होती हैं। और हम जानते हैं जो दाब होता है वो F/A होता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है। यदि इस पर बल लग रहा है तो दोस्तों दाब भी अवश्य लगेगा, तो यानी कि सी वाला भी राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इस पर बल भी लगाएंगी, ऊर्जा भी स्थानांतरित करेंगी एवं दाब स्थानांतरित करती हैं। देखिए दोस्तों आज से अपन यानी ये मॉक टेस्ट की शुरुआत की है। इसके अंदर ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सभी यानी प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं। जो अधिकतर क्वेश्चन होंगे वो आपको पीएमटी की एग्जामों में पूछे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों आपकी एयरफोर्स एवं एनडीए जो हमारा जो नेवी है उसके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो ये 50 मॉक टेस्ट की दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट हुई है, इसके एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। शुरुआत करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन है, यदि अक्स किरण नलिका में वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है तो अक्स किरणों की तीव्रता होगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि यदि अक्स किरण नलिका है उसके अंदर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है तो हमारी जो किरणों की तीव्रता होगी वो किस प्रकार से चेंज होगी। दोस्तों हम जानते हैं यदि जो हमारी नलिका के अंदर दोस्तों जो रोड होती हैं, एक होती है हमारी कैथोड, एक होती है एनोड। यदि उनके अंदर यदि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड की ओर जाते हैं तो वोल्टेज के बढ़ने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो हो जाता है क्यू। यदि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगी। बल्कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या चेंज
नहीं होगी। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है कि एकांक जो हमारा क्षेत्रफल है उससे निकलने वाली जो एनर्जी है उसी को अपन तीव्रता कहते हैं। या अपन मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर यदि एनोड पर यानी आघात करेंगे तो इनसे जो फोटोनों की संख्या होगी दोस्तों वो हमारी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस पर जो आपतित होंगे उतने ही जो फोटोन है दोस्तों हमारे एनोड से उत्सर्जित होंगे, यानी उतनी ही एक्स किरणें उत्सर्जित होंगी। तो दोस्तों यदि इनकी काइनेटिक एनर्जी का मान अधिक किया गया है तो जो फोटोन होंगी उसकी भी एनर्जी का मान अधिक होगा, यानी अधिक एनर्जी से उत्सर्जित होंगे। लेकिन इनकी संख्या का मान दोस्तों नियत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज नहीं हो रही है। और हम जानते हैं जो तीव्रता होती है वो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोन की संख्या होती है। तो दोस्तों जो तीव्रता होगी वो हमारी अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि जो एकांक क्षेत्रफल जो फोटोन निकलेंगे वो पहले भी उतने ही निकल रहे थे और वोल्टेज को बढ़ा देने पर भी उतने ही निकलेंगे। बल्कि दोस्तों इसकी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की मान बढ़ने के कारण जो फोटोन की भी एनर्जी का मान बढ़ जाता है, तो इसकी एनर्जी के मान बढ़ने के कारण आवर्ती का मान दोस्तों हमारा दोगुना हो जाएगा। बल्कि जो तीव्रता होगी हमारी अपरिवर्तित रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, यदि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो दोस्तों हमारी आवर्ती का मान बढ़ता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो हमारी तीव्रता का मान बढ़ता है, क्योंकि तीव्रता क्या होती है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक शून्य होता है भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, या 60 डिग्री के अक्षांश पर, या 60 डिग्री के देशांतर पर। देखिए दोस्तों हमें पूछा गया है कि दोस्तों हमारे जो पूर्वी यानी भूचुम्बकीय यानी क्षेत्र होता है उसके दो घटक होते हैं, एक तो बीवी क्षैतिज घटक, एक होता है BH ऊर्ध्वाधर घटक है। और दोस्तों इसके दो घटक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, भूचुम्बकीय क्षेत्र के। हमें बताना है यदि क्षैतिज घटक है ये इसका मान होता है B cos थीटा होता है। दोस्तों इसका मान यदि 0 हो जाए तो वह 0 कहाँ पर होगा? दोस्तों यदि इसका मान 0 है तो यानी दोस्तों जो cos थीटा है इसका मान 0 होना पड़ेगा। और हम जानते हैं जो cos थीटा का मान 0 होता है वो होता है 90 डिग्री पर। यानी दोस्तों अपन जानते हैं जो नति नमन कोण होता है उसका 90 मान कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। तो इस कारण जो इसका क्षैतिज घटक होगा यानी B cos थीटा का मान ध्रुव पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर अपन जानते हैं नति नमन कोण होता है दोस्तों वो शून्य होता है, यानी 90 डिग्री होता है दोस्तों ध्रुव पर। यदि अपन इस थीटा का मान यदि इस पर 90 रखते हैं तो ध्रुव पर ही हमारा जो क्षैतिज घटक होगा वो शून्य प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा फोर्थ है, गुणवत्ता निर्भर करती है। यानी दोस्तों हमारी जो साउंड की यानी क्वालिटी होती है यानी गुणवत्ता होती है वो आपको बताना है कि किस पर डिपेंड करेगी, यानी इंटेंसिटी पर करेगी, या प्रबलता पर, या टिम्बर पर, या फ्रीक्वेंसी पर। तो देखिए दोस्तों हमारा जो कोई साउंड है उसकी जो गुणवत्ता होती है यानी क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर यानी आवृत्ति पर। यदि फ्रीक्वेंसी का मान दोस्तों उच्च होता है तो गुणवत्ता भी हमारी अच्छी होती है, और यदि फ्रीक्वेंसी का मान दोस्तों लो होता है, अल्प होता है, तो इसकी जो क्वालिटी मानी जाती है साउंड की दोस्तों वो भी लो होती है। तो याद रखना जो साउंड की गुणवत्ता होती है वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। अब आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है यानी 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक की धारिता C है तो 4 एक समान संधारित्र चित्र अनुसार जुड़े हुए हैं तो A एवं B के बीच की धारिता यानी प्रभावी धारिता होगी। दोस्तों हमें दिया हुआ कि डायग्राम के अंदर 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं और उन सभी की जो धारिता है वो समान है यानी C हमें दी हुई है। तो A एवं यानी B टर्मिनल के हमें निकालना है तुल्य धारिता। तो सबसे पहले दोस्तों इस टर्मिनल के मध्य अपन तुल्य धारिता निकालेंगे। दो संधारित्र हैं वो हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो जाएगी 2C, क्योंकि समांतर क्रम के अंदर जो तुल्य धारिता C = C1 + C2 होती है। और दोस्तों फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो संधारित्र जुड़ा होगा यानी इसकी तुल्य धारिता कितनी हो गई 2C। फिर अपन देखते हैं कि ये वाला और ये वाले संधारित्र हैं ये आप इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यदि इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य धारिता C1 C2 अपॉन में C1 + C2 होती है। तो इसके द्वारा अपन निकालते हैं तो यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2C² होता है, और इन दोनों को जोड़ते हैं यानी कि नीचे योग है तो हमारा प्राप्त होता है 3C। यानी दोस्तों यहाँ पर जो इन दो टर्मिनलों के मध्य जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो 2C/3 हो जाएगी। अब दोस्तों इन दोनों के मध्य
जो हमारी तुल्यधारिता कितनी हो गई 2c/3 हो गई। और दोस्तों हम जानते हैं कि ये वाला संधारित्र इसके साथ यानी पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो तुल्यधारिता है वो डायरेक्ट जुड़ जाएगी। तो 2c/3 प्लस सी हो जाएगा हमारा 5/3c हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इसकी जो तुल्यधारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5/3 यानी अपॉन में 3। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो परावैद्युता का मान 2 गुना कर दिया जाता है, तब धारिता होगी। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि कुछ समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके मध्य की जो दूरी है d उसको आधा कर दिया जाए और इसके मध्य दोस्तों जो परावैद्युता का माध्यम है उसका जो मान है पहले k था और उसको 2k कर दिया जाए। तो हमें बताना है कि जो हमारी धारिता का मान होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए अपॉन में डी होता है। दोस्तों जो सी डैश हमारा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर रखेंगे 2k क्योंकि इसका परावैद्युतांक 2 गुना कर दिया गया है और जो मध्य की दूरी है दोस्तों उसको आधी कर दी गई है। तो इस प्रकार अपन सी डैश देखते हैं वो हमारा 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन में डी प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों हमारी जो पहले वाली धारिता का मान है उसका 4 टाइम्स हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, चालक की धारिता निर्भर करती है। दोस्तों जो चालक की धारिता निर्भर हमें बतानी है किस पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हमारा जो Q = CV होता है। तो यहाँ से आप देखकर कहोगे कि जो धारिता का मान होता है वो आवेश एवं वोल्टेज पर निर्भर करता है, बल्कि दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों रियलिटी क्या होती है कि जो आवेश होता है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है और यहाँ पर जो समानुपाती चिन्ह है उसको हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक लगाया जाता है। तो वह नियतांक लगाया जाता है सी, ये होती है हमारी धारिता। तो यानी कि दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर जो धारिता यानी सी का मान होता है वो एक नियतांक होता है, यानी कि यह नियत होता है, Q एवं V पर निर्भर नहीं करता है और ना ही यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी चालक की जो धारिता हो जाएगी वह इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जो धारिता का दूसरा फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन में डी होता है, यानी प्लेटों के एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है उनके मध्य की दूरी पर और उसके मध्य जो माध्यम होता है उसका जो यानी परावैद्युतांक माध्यम होता है उसके मान पर निर्भर करती है, बल्कि दोस्तों यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए दोस्तों आज ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारी जो 50 प्रेटी टेस्ट की जो हमारी जो सीरीज आएगी उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों वो सभी प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं, तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व करें। अब देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक समान आवेश से आवेशित दो समांतर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है एवं प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ कि दो प्लेट हैं और उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा वो दोनों का समान है और इसका मध्य बिंदु पर हमें जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो निकालना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। दोस्तों याद रखना यदि कोई प्लेट दी हुई हो उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो इसके जो नज़दीक यानी बिंदु होगी दोस्तों इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इससे दूर होगी और उसका मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण दोस्तों जो पहली वाली प्लेट है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी E1 का मान और इसका मान हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों दूसरी प्लेट के कारण जो जाएगी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी तरफ और E2 का मान भी हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा E2 एवं E1 का मान समान है लेकिन इसकी डायरेक्शन विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो हमारे इसके मध्य बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 9th क्वेश्चन है, निम्न में से स्वप्रेरित्व की विमा नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमें 4 विमाएँ दी हुई हैं इनमें से कौन सी स्वप्रेरित्व की विमा नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं जो स्वप्रेरित्व का एक फॉर्मूला होता है फाई अपॉन में आई होता है, फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, आई होता है हमारी धारा। तो इससे अपन यदि इसकी विमा निकालते हैं मात्रक निकालते हैं तो हमारा वेबर पर एम्पियर प्राप्त होता है। तो ए वाला हमारी इसकी विमा है। और दूसरा जो हमारा दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो एल अपॉन आर का जो अनुपात की विमा दोस्तों याद रखना वो समय की विमा के बराबर होती है।
तो इस यानी फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि जो हमारा प्रेरकत्व की विमा होती है वो समय इंटू जो हमारा प्रतिरोध होगा, इसका मात्रक होता है ओम, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। इनकी तो प्रेरकत्व की विमा हो जाएगी ओम इंटू सेकेंड। तो बी वाला भी राइट हो जाएगा। दोस्तों सी वाला है जूल एम्पियर। तो दोस्तों याद रखना, जूल एम्पियर प्रेरकत्व की विमा नहीं होती है, बल्कि जूल एवं एम्पियर के पदों में जो स्व प्रेरकत्व की विमा होती है वो होती है जूल पर एम्पियर स्क्वायर होता है, यानी जूल पर होता है हमारा एम्पियर स्क्वायर है। तो यानी ए बी एवं सी वाली स्व प्रेरकत्व की विमा होती हैं, बल्कि जो हमारी सी वाली ऑप्शन वाली विमा है वो स्व प्रेरकत्व की नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र में किसी वेग से विद्युत बल की रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है, तो यानी दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र में किसी वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश कर रहा है। तो आपको बताना है कि इसका जो पथ होगा वो वर्ती होगा, परवलयाकार होगा, या इसकी जो वेलोसिटी का मान घटेगा या बढ़ेगा। दोस्तों हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दोस्तों विद्युत बल रेखाओं के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है, यानी कि दोस्तों विद्युत बल लगता है, वो विद्युत क्षेत्र बलों की दिशा के डायरेक्शन के विपरीत लगता है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर गति कर रहा है। यदि इस पर विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है इसकी जो वेलोसिटी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन के विपरीत बल लगेगा, तो इसका मान घट जाएगा। और दोस्तों इसका जो पथ होगा वो याद रखना वो रेखीय होगा। दोस्तों यदि इसका पथ परवलयाकार कब होता है, जब जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं या यदि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके लंबवत इसके अंदर प्रवेश करता है तो हम जानते हैं इसके विपरीत दिशा में इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस पथ के अनुसरण गति करता है, तब इसका पथ होता है परवलयाकार। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही गति कर रहा है, तो इसकी दिशा में गति करने के कारण इसी दिशा में इसके फोर्स लगेगा। तो इसी की दिशा में फोर्स लगने के कारण इसका जो पथ हो जाएगा वो सरल रेखीय हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी का मान कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार दाईं ओर चल रहा है, उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चित्र में दर्शाई गई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक चालक तार है, उसके अंदर ऊपर की ओर धारा बह रही है और उसे दाईं ओर वी वेलोसिटी से गति कराया जाता है। तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र होगा बी, उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है किस तरफ होगी। दोस्तों हम जानते हैं जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है उसके वो हमें क्या कहता है कि जो दोस्तों हमारा जो दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो हमारा जो वेलोसिटी को डिपेंड करता है, और इसकी जो तर्जनी अंगुली होती है दोस्तों हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको डिपेंड करता है। और दोस्तों जो हमारी माध्यमा उंगली होती है इसकी, वो किसको डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है करंट को यानी धारा को। दोस्तों यदि अपने हमारा अंगूठा दाईं ओर करते हैं यानी इस डायरेक्शन में, और जो माध्यमा उंगली है दोस्तों इसको ऊपर की ओर करते हैं, तो जो तर्जनी उंगली थी दोस्तों कागज के लंबवत नीचे की ओर जाती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि दोस्तों तर्जनी उंगली बी की डायरेक्शन को बताती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार हो जाएगी, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत एल लंबाई का एक चालक दंड v वेग से गिर रहा है, तो दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक l लंबाई की एक छड़ है, वो चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत v वेग से नीचे की ओर गिर रही है। तो आपको बताना है इसके सिरों पर दोस्तों जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उसका मान कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत कोई जो एल लंबाई की छड़ है और वी वेलोसिटी के अंदर वह है उसके लंबवत गति करती है, तो उसके अंदर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका मान होता है बी एल वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 13वां, प्रतिरोध युक्त एक प्रेरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब, यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो एक कुंडली है दोस्तों उसके अंदर यदि
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कब होगा? जब स्विच को चालू किया जाएगा उच्च प्रतिरोध लगा होने पर, या स्विच को बंद किया जाए जब इसके अंदर उच्च प्रतिरोध लगा हो, या स्विच को चालू किया जाए जब निम्न प्रतिरोध लगा हो, या स्विच को बंद किया जाए या निम्न प्रतिरोध लगा हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध की। दोस्तों यदि अपन इसके अंदर स्विच को बंद करते हैं, यानी स्विच को जैसे ही बंद करेंगे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। दोस्तों यदि इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस लगा होगा तो यह धारा का अधिक अपोज करेगा, यानी कि विपरीत दिशा में जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी कि यह इसका जो अवरोध करेगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब उच्च प्रतिरोध होगा। और दोस्तों यह जो अधिकतम होता है प्रेरकत्व के लिए देखते हैं कि जैसे ही अचानक से इसके अंदर धारा का मान बढ़ यानी अचानक से बढ़ता है, तभी इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जब स्विच को बंद किया जाता है तो उच्च प्रतिरोध के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो अधिकतम होता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 का क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रियता तत्व के एक नमूने की अर्धायुकाल 1 घंटा है, तो समय t बराबर 0 पर इसके जो में परमाणु की संख्या दी हुई है 8 गुना 10 की पावर 10 है, और t बराबर 2 से t बराबर 4 तक के यानी कि घंटे की अवधि में विघटित होने वाले परमाणु की संख्या दोस्तों आपको बतानी है। दोस्तों आपको दिया हुआ कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, इसके अंदर प्रारंभ में जो परमाणु की संख्या है वो 8 गुना 10 की पावर 10 है, और इसकी अर्धायुकाल 1 घंटा, यानी 1 घंटे में इसकी परमाणु की संख्या जितनी भी होती है वो अगले 1 घंटे में कितनी हो जाती है? आधी। तो दोस्तों हमें t बराबर 0 पर ये दी हुई है, तो t बराबर 1 पर अपन निकालेंगे। दोस्तों 1 घंटे के बाद यानी एक अर्धायुकाल बाद इसकी की परमाणु की संख्या आधी हो जाएगी, यानी n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 गुना 10 की पावर 10 है। दोस्तों t बराबर 2 पर देखते हैं कि दोस्तों यानी कि t बराबर 2 करेंगे तो यानी कि एक और अर्धायुकाल निकल जाएगा, यानी कि जो t बराबर 1 पर जो परमाणु की संख्या थी उसकी भी आधी बच जाएगी, यानी कि हो जाएगी 2 गुना 10 की पावर 10 है। दोस्तों t बराबर 3 पर अपन देखते हैं, इनकी जो परमाणु की संख्या हो जाएगी दोस्तों इनकी भी आधी हो जाएगी, क्योंकि अगले 1 घंटे में फिर से इसकी परमाणु की संख्या आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 गुना 10 की पावर 10, क्योंकि अर्धायुकाल इसकी 1 घंटा है। दोस्तों अगले 1 घंटे में फिर से इसकी परमाणु की संख्या आधी हो जाएगी। t बराबर 4 पर अपन देखते हैं वो बच जाती है 0.5 गुना 10 की पावर 10 है। दोस्तों अब अपन देखते हैं, हमें पूछा गया है t बराबर 2 से लेकर के t बराबर 4 तक घंटे की अवधि में विघटित होने वाले परमाणु की संख्या, यानी t बराबर दोस्तों जो परमाणु की संख्या थी वो 2 गुना 10 की पावर 10 थी, और t बराबर 4 पर हमारी बचती है 0.5 गुना 10 की पावर 10 है। दोस्तों कितने परमाणु विघटित हुए हैं? 2 गुना 10 की पावर 10 में से 0.5 गुना 10 की पावर 2 घटाएंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1.5 गुना 10 की पावर 10 है, यानी कि दोस्तों इतने परमाणु t बराबर 2 से लेकर के t बराबर 4 तक विघटित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 1.5 गुना 10 की पावर 10 है, t बराबर 2 घंटे से लेकर के t बराबर 4 घंटे तक विघटित हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, एक रेडियो सक्रिय तत्व के तात्क्षणिक सांद्रता n एवं समय t के बीच ग्राफ होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे परमाणु की संख्या है वो n यानी या उसकी सांद्रता बोल सकते हैं, एवं जो समय t के मध्य जो ग्राफ होगा इनमें से कौन सा होगा। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो परमाणु की संख्या n एवं समय t के अंदर जो संबंध होता है वो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t होता है। दोस्तों यदि n और t के मध्य हमें ग्राफ निकालती है और इसके जो स्लोप यदि हमें निकालनी हो तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dt होती है इसकी स्लोप है। तो इसका यदि अपन अवकलन करते हैं तो n नोट का तो n नोट हो जाएगा, e की पावर माइनस लेमडा टी का e की पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। फिर यदि इसका अवकलन करते हैं दोस्तों माइनस लेमडा टी का तो हमें प्राप्त होता है माइनस लेमडा, और ये इसके आगे आ जाएगा इनटू में। तो आगे इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो dn/dt होता है दोस्तों में प्राप्त होता है माइनस के लेमडा, और इसकी जगह अपन रख सकते हैं ये n, तो ये हो जाएगा n। दोस्तों हम देखते हैं कि जो स्लोप होती है वो में नेगेटिव प्राप्त होती है। तो दोस्तों अपन ए वाले डायग्राम में देखते हैं इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ है, तो ये वाला भी नहीं होगा। दूसरे के अंदर दोस्तों इसकी स्लोप दी हुई है 0, तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरे के अंदर भी दोस्तों इसकी जो स्लोप है वो हमें पॉजिटिव दी है, तो ये वाला भी नहीं होगा। चौथे वाले डायग्राम में देखते हैं कि दोस्तों ग्राफ होती है उसके अंदर इसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल तथा लंबाई दोनों के मात्रक 4 गुने कर दिए जाते हैं तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि जो बल है और लंबाई है उन दोनों के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाता है, तो जो एनर्जी का मात्रक को दोस्तों वो कितना होता है?
जूल या न्यूटन मीटर होता है। तो दोस्तों न्यूटन का मात्रक को भी 2 गुना किया गया है, मीटर को भी 2 गुना। तो इसका जो एनर्जी का जो मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदूक को एक लक्ष्य पर यानी इस प्रकार लक्ष्य किया जाता है कि बैरल तथा लक्ष्य एक सरल रेखा में है और लक्ष्य को अचानक छोड़ दिया जाता जाए तो वह गुरुत्व के अधीन नीचे गिरने लग जाता है। उसी समय बंदूक से गोली दागी जाती है, तब लक्ष्य से ऊपर गुजरेगी, लक्ष्य से नीचे गुजरेगी या लक्ष्य को भेद सकेगी। दोस्तों क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज कर पढ़ लें अच्छी तरह से और फिर ऑप्शन पढ़ लें। दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर क्या कहा गया है कि दोस्तों कोई लक्ष्य है और कोई यानी कि एक कोई बंदूक है, वो दोनों क्या है, एक सरल रेखा के अंदर हैं। जैसे ही दोस्तों इस लक्ष्य को यहाँ पर यानी कि बंधा हुआ है, यदि इसको यहाँ से छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे दोस्तों लक्ष्य नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाएगा। जिस समय दोस्तों इसको यहाँ से छोड़ा जाता है उसी समय बंदूक से गोली भी छोड़ दी जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो ये गोली होगी वो लक्ष्य के ऊपर से गुजरेगी, यानी कि ये लक्ष्य नीचे आएगा तो इसके ऊपर से गुजरेगी या लक्ष्य के नीचे से गुजरेगी या इसे भेद देगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इसको भेद देगी। दोस्तों हम जानते हैं कि जितने समय यानी कि जैसे ही लक्ष्य को दोस्तों नीचे की यानी छोड़ दिया जाएगा तो यह नीचे आएगा, लेकिन दोस्तों यह गोली इसके द्वारा बंदूक से छूटते ही यह भी धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जितना दोस्तों गोली यानी कि जो लक्ष्य नीचे आएगा उतने ही नीचे यहाँ पर पहुँचते समय गोली आ जाएगी और अंत में क्या हो गया, यानी कि गोली इसको टारगेट कर जाएगी, यानी इसको भेद देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यह लक्ष्य को भेद देगी। यानी कि दोस्तों जो हमारी गोली होगी उसकी आकृति पर यानी कि जो हमारी प्रक्षेपी गति हो जाएगी उस प्रकार से हो जाएगी। तो जितने अधिक यानी कि नीचे हमारा जो लक्ष्य आ जाएगा उतने ही नीचे यानी कि गोली चली जाएगी और अंत में भेद देगी, क्योंकि दोस्तों दोनों को एक ही समय पर छोड़ा गया है। अब आज देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, एक 0.4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर और उत्तरवर्त में 2 चक्कर प्रति मिनट सेकंड की दर से घुमाया जाता है। यदि वर्त की त्रिज्या 2 मीटर हो तो जब वस्तु वर्त के उच्चतम बिंदु पर है तब धागे के तनाव होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमें ये दिया हुआ है, उसको एक 2 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वर्तीय पथ पर गति करवा रहे हैं और दोस्तों यह जो है इसका जो कोणीय वेग में दिया हुआ है 2 चक्कर प्रति मिनट है। यदि दोस्तों इसको रेडियन में चेंज करेंगे यानी कि एक चक्कर के अंदर 2 पाई होता है, तो इसका जो कोणीय वेग हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी इसका जो कोणीय वेग हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 2 चक्कर प्रति सेकेंड लगा रहा है। तो और दोस्तों इसकी जो रेडियस दी हुई है हमें 2 मीटर दी हुई है। तो हमें बताना है कि जब यह उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोस्तों हमें बताना है कि इस पर जो रस्सी के अंदर तनाव होगा वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसके सबसे पहले अपन इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका मान निकालेंगे। तो यदि v का मान अपन जानते हैं वो होता है ओमेगा आर, यदि ओमेगा को अपन r से यदि मल्टीप्लाई करते हैं इनके 2 से तो हमारा v का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 8 पाई। तो दोस्तों याद रखना v का मान हमारा प्राप्त हो गया 8 पाई। अब अपन देखते हैं कि यदि कण यदि ऊर्ध्वाधर यानी कि बिंदु पर होता है, यानी बिल्कुल उच्चतम बिंदु पर होता है, तो इस पर फोर्स कौन कौन से काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अभिकेंद्रीय बल लगेगा, वह लगेगा यानी कि बाहर की तरफ इसको खींचेगा कितने अभिकेंद्रीय बल से mv²। तो ये हो जाएगा हमारा mv² नीचे ऊपर की ओर। दोस्तों इस पर जो है ना तनाव लगेगा रस्सी के अंदर केंद्र की ओर होगा और दोस्तों जो भार होगा पृथ्वी का वो भी यानी कि इस पदार्थ का भार होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा mg। अब दोस्तों इनको सभी को अपन इक्वेशन की ओर देखते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो तनाव T है एवं वस्तु का भार mg है वो एक डायरेक्शन में है और ये इक्वल टू किसकी हो जाएगा, इसका जो हमारा विकेंद्रीय बल है mv²/r के। तो दोस्तों T इज इक्वल टू अपन देखते हैं वो हमारा mv²/r माइनस के mg प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यदि अपन सभी के मान अवधि फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो अपन देखते हैं कि तनाव कितना हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले में दिया हुआ है m का मान दिया हुआ है 0.4 और v² का मान हो जाएगा, v का मान हमने निकाला था दोस्तों वो हमारा था 8 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई का स्क्वायर
और अपॉन में आर का मान हो जाएगा 2। दोस्तों माइनस का है mg तो जाएगा 0.4 और इंटू जी का मान रखेंगे अपन 10 या 9.8, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो यदि अपन इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, जो हमारा लगभग मान निकल कर आ जाएगा वो निकल कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 115.86। दोस्तों ये बहुत यानी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप इसको सोल्व करना। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया है कि जो तनाव होगा वो कितना हो जाएगा 0.4 गुणा 8 पाई का स्क्वायर अपॉन में 2 और माइनस में हो जाएगा mg यानी 0.4 इंटू में 10 है। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो यदि पाई स्क्वायर यदि आप करोगे तो उसका मान रख लेना 10, यानी पाई स्क्वायर का मान होता है 10 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो दोस्तों ये आप इसको स्क्वायर से सोल्व कर लेना 0.4 इंटू 64 गुणा 10/2 माइनस के ये इधर कितना हो जाएगा 4। इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 115.86। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में किसी बल द्वारा विस्थापन उत्पन्न किया जाता है जो x = t²/4 मीटर से प्रदर्शित है। यदि यहाँ t समय है तो 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि 6 kg का द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर किसी बल के कारण जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है, तो 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है F इंटू डी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें फोर्स की आवश्यकता होगी और फोर्स अपन निकाल सकते हैं ma से। तो जो कार्य किया हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा ma इंटू यानी कि विस्थापन हो जाएगा d। दोस्तों हमें त्वरण निकालना होगा। तो यदि हमें विस्थापन दिया हुआ है दोस्तों, यदि विस्थापन का यदि अपन 2 बार अवकलन करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है त्वरण। और हमें मास दिया हुआ है और दोस्तों 2 सेकंड पर इसके द्वारा विस्थापन अपन निकालेंगे और कार्य का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन त्वरण का मान निकालेंगे। तो यदि हमें s दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे ds/dt, तो हमारी वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी हमारी t² का अवकलन हो जाएगा 2t और ये अपॉन में दिया हुआ है 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा t/, यानी कि t/2 हो जाएगा। दोस्तों इसका दोबारा से यदि अपन इसका अवकलन करते हैं ds² अपॉन में dt² d² s अपॉन में dt², तो हमें प्राप्त हो जाएगा एसिलरेशन है। तो t का अवकलन हो जाएगा 1, यानी एसिलरेशन का मान प्राप्त हो गया हमें 1/2, यानी t/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2 हो गया। और दोस्तों t बराबर 2 पर यदि अपन विस्थापन ज्ञात करेंगे, यानी कि इसके अंदर t का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों जो विस्थापन प्राप्त हो जाएगा t बराबर 2 पे वो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1, क्योंकि जो हमें विस्थापन दिया हुआ है वो t² दिया हुआ है। तो इसके अंदर यदि अपन 2 रखेंगे t बराबर 2 तो हमारा t² का मान 4 प्राप्त हो जाएगा और इसका मान हमारा 4, तो s का मान प्राप्त हो गया 1। तो दोस्तों विस्थापन का मान हो गया 1, त्वरण का मान हो गया 1/2 और m का मान हो गया 6 kg। तो जो कार्य का फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है W = MAD। तो दोस्तों यहाँ पर m का मान रखेंगे अपन 6 kg, a का मान रखेंगे 1/2 और d का मान रखेंगे अपन कितना 1। यदि इसको सोल्व करते हैं तो किया गया कार्य में प्राप्त होता है 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 3 जूल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, उपग्रह में भारहीनता का कारण होता है। यानी दोस्तों कोई उपग्रह है, उसके अंदर कोई यात्री बैठा है तो वह जो भारहीनता महसूस करता है वो किस कारण करता है। क्योंकि दोस्तों जो उपग्रह की सतह होती है उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया बल होता है वो शून्य होता है। क्योंकि दोस्तों यह पहला ऑप्शन में दिया हुआ शून्य गुरुत्व है। देखिए दोस्तों यहाँ पर गुरुत्वीय शून्य नहीं होता है, क्योंकि यदि यहाँ पर गुरुत्वीय होता है तभी तो यह इसके पृथ्वी के चारों ओर गति लगा रहा है। यदि यहाँ पर गुरुत्वीय नहीं होगा तो यह इस पर चारों ओर गति क्यों लगाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी है द्रव्यमान के अंदर। तो दोस्तों द्रव्यमान के अंदर के कारण भी नहीं होगा, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपग्रह की सतह द्वारा लगाया गया शून्य प्रतिक्रिया बल। अब 21वां दोस्तों 21वां क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो गया है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, पानी की बूंदें तेल में लगभग गोले की आकृति ले लेती हैं क्योंकि।
यानी कि दोस्तों हमारा जो तेल है उसके अंदर यदि कोई पानी की बूंद छोड़ दी जाती है तो यह अपनी गोलाकार आकृति धारण कर लेती है। यानी कि दोस्तों गोला यानी कि पानी में नहीं मिलती है, यानी तेल के अंदर पानी की बूंद होती है वो नहीं मिलती है, बल्कि वो अपनी गोलाकार आकृति धारण कर लेती है। क्यों? तो दोस्तों वो क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों जो तेल एवं जो हमारा जल होता है इसका जो आसंजक बल होता है वो जो हमारा जल होता है इसके सहसंजक बल से कम होता है। तभी तो हमारा जो सहसंजक बल कम होगा तो ये अपने आप को गोलाकार बना लेती है, और जो आसंजक बल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे कि यह तेल की जल की बूंद होती है तेल में नहीं मिल पाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पानी का सहसंजक बल होता है वो अधिक होता है किससे? पानी एवं तेल के आसंजक बल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां कि जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? यानी दोस्तों जो हमारे जल की सतह है उस पर यदि कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया जाता है तो कपूर के छोटे यानी ऊपर उछलने लग जाते हैं, यानी वो टुकड़े क्या करने लग जाते हैं? नृत्य करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। दोस्तों वो किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है कि दोस्तों पृष्ठ तनाव वह जो कपूर के टुकड़े होते हैं दोस्तों, यानी कि इसके पृष्ठ तनाव को नहीं तोड़ पाते हैं, यानी कि इसका भार इतना नहीं होता है कि जितना इसका पृष्ठ तनाव होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? इस पर ऊपर उछलने लग जाते हैं, यानी कि कपूर के टुकड़े इस पर नाचने लग जाते हैं। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पृष्ठ तनाव। अब आपके लिए 24वां क्वेश्चन है पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर किया जाता है? यानी दोस्तों जो पनडुब्बी होती है उसका निर्माण किया जाता है वो किया जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? यदि किसी द्रव्य के अंदर कोई वस्तु को डुबोया जाता है तो उस पर क्या करता है कि द्रव्य के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया जाता है। वह फोर्स किसके बराबर होता है कि इस वस्तु के द्वारा जितना द्रव्य हटाया जाएगा उस द्रव्य का जो भार होगा उसी के बराबर, यानी कि इस वस्तु पर द्रव्य के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी सिद्धांत को आधार में रखकर जो हमारी पनडुब्बी होती है वो बनाई जाती है, क्योंकि उसका जो आयतन रखा जाता है और उसका जो भार रखा जाता है वो आर्किमिडीज की सिद्धांत के द्वारा आकलन करने के बाद ही रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां कि बेलनाकार पात्र के तल में ए त्रिज्या का कोई छिद्र है तो पात्र के जल से एच ऊंचाई तक भरा है तो पात्र को टी सेकेंड में खाली हो जाता है। यदि जल एच 4h ऊंचाई तक भर दिया जाता है तो पात्र खाली होने में समय लगेगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक बेलनाकार पात्र है, उसके जो तल है दोस्तों वहाँ पर एक ई त्रिज्या का कोई क्षेत्र है ए त्रिज्या का, और उसके अंदर एच ऊंचाई तक जल भरा हुआ है तो उसको खाली होने में समय लग जाता है टी। तो सबसे पहले दोस्तों अपन टी एवं एच के अंदर संबंध देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हम जानते हैं यदि द्रव्य एच ऊंचाई तक भरा है तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी √2gh होती है। दोस्तों अपन गति का प्रथम समीकरण देखते हैं, वो हमारा होता है v माइनस के यू इज इक्वल टू होता है gt। तो यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक वेग होता है यदि यानी कि यहाँ पर कितना प्राप्त होता है √h। दोस्तों जैसे ही यह टंकी खाली होती है यानी कि पानी का तल यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी यानी अंतिम वेलोसिटी v का मान कितना हो जाएगा 0। तो दोस्तों u एवं v का मान अपन इस इक्वेशन में रखते हैं तो अपन t एवं h के मध्य संबंध निकाल सकते हैं। तो v का मान अपन रखेंगे 0 और u का मान अपन रखेंगे दोस्तों नेगेटिव चिन्ह है ये बता रहा है वैसे ही है, तो यू का मान अपन ओनली ये रखेंगे 2gh, ये इज इक्वल टू हो जाएगा gt के। तो दोस्तों यहाँ पे से अपन t का जो मान निकाल लेंगे तो हमारे प्राप्त हो जाएगा 2h/g। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो ये t होता है वो समानुपाती होता है √h के। तो दोस्तों हमारा जो T1/T2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √H1/H2 हो जाएगा। और हमें बताया गया है कि जो H2 का मान है वो H1 का 4 टाइम्स कर दिया गया है, यानी पहले उसकी H ऊंचाई तक भरा था फिर जल को 4 ऊंचाई तक भरा गया है। तो दोस्तों T1/T2 हमारा क्या हो जाएगा, H1 का मान अपन रखेंगे H और H2 का मान रखेंगे 4H। तो T1 जो T2 में प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। यानी दोस्तों यदि h ऊंचाई तक के जल को खाली होने में t समय लगता है तो 4h ऊंचाई के जल को यानी कि खाली होने में जो समय लगेगा वो लग जाएगा t यानी 2t। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर के आपने कितना स्कोर कर पाए हैं दोस्तों वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर पर हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 2 करेंगे। दोस्तों ये जो हमारी सीरीज़ है ये 50 मॉक टेस्ट की है, तो यदि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करें, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व करें। जय हिंद दोस्तों।